हेलो माय डियर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स गो टू सक्सेस। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अलाइड बिजनेस लॉ का टॉपिक, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। देखिए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2 जैसे वर्ड से एक तो प्रिवेंशन, एक है मनी लॉन्ड्रिंग। प्रिवेंशन का मीन सिंपल है, रोकना। इस जो एक्ट में मेन वर्ड है वही है मनी लॉन्ड्रिंग। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या है। जो हमारी ब्लैक मनी होती है, ब्लैक मनी कौन सी होगी, इलीगल मनी, इसको कन्वर्ट कर देना व्हाइट मनी में, यानी कि लीगल मनी में। तो मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है ब्लैक मनी को कन्वर्ट करना व्हाइट मनी में, तो उसी को हम बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। ऐसे बहुत सारे क्या है केसेस सामने आए गवर्नमेंट में, जिसमें क्या थे, लोगों के पास ब्लैक मनी होती थी लेकिन वो इस तरह से प्रेजेंट करते थे कि वो व्हाइट मनी शो होती थी। तो गवर्नमेंट चाहती थी इन सब पर रोक लगाना, ऐसे प्रोविजंस बनाना ताकि मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाई जा सके, जबकि जो मनी लॉन्डर है उनको रोका जा सके, उनको पनिशमेंट दी जा सके। इसलिए क्या हुआ कि 1989 में, तो 1998 में पार्लियामेंट में एक बिल पास किया गया। तो 2002 में वो बिल एक एक्ट में कन्वर्ट हो गया, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। यानी कि इस बिल को एक्ट में कन्वर्ट होने में 4 साल लग गए। इसमें क्या था, इस एक्ट में सारे प्रोविजंस बनाए गए, सेक्शंस बनाए गए कि किस तरह से मनी लॉन्डर्स के साथ ट्रीट करना है, क्या उनको सजा देनी है, क्या फाइन होगा, और ऐसे कौन कौन से स्टेप उठाए जाए ताकि मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सके। सबसे फर्स्ट है कि किस किस पर अप्लाई होता है। applies on banking companies, financial institutions and financial intermediaries। जो ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है अप्लाई होता है बैंकिंग कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स, यानी कि जो पैसे में ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, मनी ट्रांजैक्शंस करते हैं, उन सब पे ये एक्ट क्या है, इक्वली अप्लाई होता है। और अभी क्यों अप्लाई होता है, तो आइडेंटिफाई द क्लाइंट्स। अब देखिए, ये अप्लाई होता है ताकि जो क्लाइंट्स हैं जिनके साथ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं ट्रांजैक्शंस कर रही हैं, डील कर रही हैं, उनकी आइडेंटिटी को वेरीफाई किया जाए। जैसे कि बैंक है, किसी के साथ ट्रांजैक्शंस कर रहा है, जो बैंक का कस्टमर है, कहीं वो मनी लॉन्ड्रर तो नहीं, या फिर कोई टेररिस्ट तो नहीं, या फिर कोई ऐसी लिस्ट में इंक्लूड तो नहीं उसका नाम जो गवर्नमेंट की प्रोहिबिटेड लिस्ट हो। तो क्या है, ये सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इनको प्रॉपर रिकॉर्ड प्रिपेयर करके रखना पड़ता है। और जो आरबीआई सर्कुलेट करती है लिस्ट ऐसे पर्संस की जो टेररिस्ट हैं, जो प्रोहिबिटेड लिस्ट में इंक्लूड हैं, उनके साथ अपने कस्टमर्स की आइडेंटिटी को मैच करना होता है, कहीं वो ऐसे पर्सन का डील तो नहीं कर रहे जो बैंक्स के लिए या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए रिस्क हो। टू आइडेंटिफाई द क्लाइंट्स, तो और क्यों बनाया जाता है ये, टू मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड। बैंक्स में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जिस कस्टमर का क्या है अकाउंट है, वो क्या है, उनको प्रॉपर मेंटेन करना होता है, उनकी रिकॉर्ड्स, जो भी वो ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, डेली ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, वो किस टाइप की ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। जैसे कि बैंक्स है, इनको क्या है, एक लिमिट क्या है, क्लासिफाई करना होता है, कैटेगरीज में डिवाइड करना होता है कि किस टाइप की ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, किस अमाउंट तक की ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। अगर कोई कस्टमर ऐसा है जो ऐसे ट्रांजेक्शन कर रहा है जो लिमिट के बियॉन्ड जाकर कर रहा है, तो कस्टमर बैंक्स को क्या है, उस पर स्पेशल अटेंशन देना चाहिए और एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को उस बारे में इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। जैसे कोई
कस्टमर है वो 10 लाख से ज्यादा की ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो बैंक को क्या है वो स्पेशल उस पर अटेंशन देना चाहिए। ऐसे उसके सोर्सेज को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि वो उसका जो पैसा कहाँ से आ रहा है कहाँ से जा रहा है। अगर उसकी जो आइडेंटिटी है थोड़ी क्या है उसकी संदेहजनक है, सस्पिशियस है, तो क्या एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को, आरबीआई को क्या है इन्फॉर्म कर देना चाहिए। अब देखिए जो मनी लॉन्डर है वो क्या करते हैं, अपने पैसे को व्हाइट मनी में क्या करते हैं कन्वर्ट करते हैं, और जो उनके सोर्सेज होते हैं उसको डिस्क्लोज नहीं करते कि उनका जो पैसा है वो कहाँ से आ रहा है। जैसे कि गैंगस्टर होते हैं और लोग होते हैं, ये क्या करते हैं एक्सटॉर्शन करते हैं, डिस्टॉर्शन करते हैं और अपना पैसा बहुत सारा इकट्ठा करते हैं और उसको व्हाइट मनी में कन्वर्ट करवा देते हैं। तो क्या है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का यही मेन उद्देश्य था कि मनी लॉन्ड्रर को पकड़ा जाए, उनके जो पैसा है उनके सोर्सेज को डिस्क्लोज किया जाए, और ये क्या है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उन पर अच्छे से अप्लाई किया जाए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन 3। जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है एक्सटेंड होता है टू होल ऑफ इंडिया। अब इस एक्ट का सेक्शन 3 है वो बताता है ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग की, जो मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध है वो क्या होता है। इसमें पढ़ते हैं देखिए whosoever directly or indirectly attempts or involved in any process or activity connected with the proceeds of crime, use of claiming it as unattained property shall be guilty of offense of money laundering। यानी कि ऐसा कोई पर्सन जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोशिश करता है या वो खुद इन्वॉल्व होता है ऐसी प्रोसेस में, ऐसी एक्टिविटी में, ऐसे किसी काम में जो कि किसी क्राइम से कनेक्टेड होती है, या फिर वो यूज कर रहा है या फिर ये क्लेम कर रहा है किसी प्रॉपर्टी को, जो वो प्रॉपर्टी को क्या है लेकिन उसने की तो क्या है ब्लैक मनी से इकट्ठी की है, लेकिन उसे अनटेन्ड प्रॉपर्टी बना रहा है यानी कि व्हाइट प्रॉपर्टी बना रहा है, तो उस पर्सन को हम क्या कहेंगे गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। दोबारा से देखिए whosoever directly or indirectly attempts or involved in any process or activity connected with the proceeds of crime, use of claiming it as unattained property shall be guilty of offense of money laundering। अब देखिए जो मनी लॉन्ड्रर होते हैं वो ऐसा कैसे करते हैं, तो वो 3 स्टेप को यूज करते हैं PLI। अब PLI क्या है, P का है प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड I से इंटीग्रेशन। जो गैंगस्टर होते हैं, जो अदर पीपल जो क्या है ब्लैक मनी को इकट्ठा करते हैं, वो क्या है इन 3 स्टेप्स के प्रोसेस को अपनाकर क्या करते हैं ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर देते हैं। P से प्लेसमेंट, L से लेयरिंग, I से इंटीग्रेशन। अब देखिए इसका मतलब क्या है, प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन का मतलब क्या है। प्लेसमेंट का मतलब होता है कि अपने जितना भी उसके पास ब्लैक मनी है उसको क्या कहते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं। क्योंकि देखिए आपके पास ब्लैक मनी है, आप अपना सारा पैसा लेकर किसी के पास जाते हैं तो आप इजीली पकड़े जाओगे, डिस्क्लोज हो जाओगे कि ये व्हाइट मनी नहीं है, ये ब्लैक मनी है। तो वो क्या करते हैं मनी लॉन्ड्रर क्या करते हैं अपने पूरे पैसे को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। फिर क्या है लेयरिंग। लेयरिंग क्या है उसको कुछ कुछ हिस्सों में, छोटे छोटे हिस्सों में क्या कर देते हैं इन्वेस्ट कर देते हैं। अगर हम सारा पैसा एक ही मनी मार्केट में, कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो क्या है हमारा जो सोर्स है ब्लैक मनी को वो इजीली डिस्क्लोज हो जाएगा। तो क्या करते हैं कुछ मूवीज में भी दिखाया जाता है कि जो ब्लैक मनी के लॉन्ड्रर होते हैं वो पैसे को इकट्ठा करते हैं, छोटे स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, फिर फॉरेन में चले जाते हैं और वहां पे क्या करते हैं पीपल्स को क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं या फिर कंपनीज में इन्वेस्ट कर देते हैं छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में। फिर क्या करते हैं वो उस पैसे को वापस ले लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं, अपने पास इकट्ठा कर लेते हैं। तो जो वो सोर्स हो गया वो सोर्स क्या है व्हाइट सोर्स है, वो ब्लैक सोर्स नहीं है। जो उन्होंने इंटीग्रेट कर लिया तो उनकी ब्लैक मनी क्या ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गई किसमें व्हाइट मनी में। क्योंकि अगर कोई पूछेगा पैसा कहाँ से आया है कि मैंने उस कंपनी में लगाया था, उस बैंक में दिया था, उस पर्सन को दिया था, जो कि क्या है व्हाइट सोर्सेज है, व्हाइट मनी है, तो इससे क्या करते हैं वो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में क्या है कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कौन कौन सी 3 स्टेप्स वो अपनाते हैं प्लेसमेंट,
लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन। प्लेसमेंट मीन्स छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना, लेयरिंग मीन्स छोटे छोटे जगहों पर इन्वेस्ट कर देना, फिर इंटीग्रेशन मतलब ये सारा जो पैसा उसने इन्वेस्ट किया था वो उसको क्या करना, इंटीग्रेट कर लेना, इकट्ठा कर लेना। अब हम कर रहे हैं सेक्शन 4 पनिशमेंट। अब देखिए सेक्शन 4 क्या कहता है इस एक्ट का कि इनके लिए कोई पनिशमेंट है या नहीं। जो लोग ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं, क्या उनको ऐसे ही जाने दे गवर्नमेंट? नहीं, उनके लिए पनिशमेंट है, फाइन भी है, सजा भी है। तो क्या है? तो उनके लिए जो सजा है मिनिमम तो है 3 इयर्स और मैक्सिमम है, मैक्सिमम के 2 केस बने हुए हैं। जो ड्रग्स में इन्वॉल्व है उनके लिए मैक्सिमम जो इम्प्रिजमेंट है, जेल है, वो 10 साल की है। और जो अनदर केसेस में है उनके लिए जो मैक्सिमम सजा है वो 7 साल की है। अच्छा, अब फाइन है तो उनको फाइन भी लगेगा। हाँ जी, को फाइन भी लगेगा। अब फाइन की चाहे वो ड्रग्स में इन्वॉल्व हो चाहे अनदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, फाइन की कोई भी लिमिट नहीं है, नो लिमिट। तो देखिए दोबारा इसको देख लेते हैं। सेक्शन 4 कहता है पनिशमेंट टू मनी लॉन्डर, क्या पनिशमेंट है? मिनिमम 3 ईयर, मैक्सिमम अगर वो ड्रग्स में इन्वॉल्व है, ड्रग्स की सप्लाई कर रहे हैं, ड्रग्स को सप्लाई करके ब्लैक मनी इकट्ठी कर रहे हैं, तो मैक्सिमम सजा है 10 साल की, अनदर केसेस में सजा है 7 सालों की और फाइन की कोई भी लिमिट नहीं है। इस एक्ट में ट्रांजेक्शन आती है हवाला ट्रांजेक्शन। अब हवाला ट्रांजेक्शन क्या होती हैं हम इसकी डायग्राम की हेल्प से समझते हैं, फिर इसका मीनिंग देखेंगे क्या है। पहले डायग्राम की हेल्प से समझते तो अच्छे से समझ आएगा। देखिए कोई इंडियन है, इंडिया का पर्सन है, कि मिस्टर राम है, ये चले जाते हैं यूएस में, यूएसए चले जाते हैं, ठीक है, लेकिन जाते हैं टूरिस्ट वीजा पर। तो ये टूरिस्ट वीजा पर गए तो ये वहां पर घूमने की बजाय इन्होंने क्या किया, अपना कोई ना कोई वहां पर काम शुरू कर लिया और पैसे कमाने शुरू कर दिए। अब देखिए टूरिस्ट वीजा है, इसकी कोई लिमिट होती है, लेकिन ये क्या किया, जब इसके वीजे का ये वीजा टाइम लिमिट इसका खत्म हो गया, ये वीजा एक्सपायर हो गया, तो क्या है ये वहां से आए नहीं वापिस, वहीं पे किसी ना किसी तरीके से रह रही हैं और पैसा कमा रही हैं। अब देखिए इसलिए वहां पर यूएस से गए हैं, इन्होंने पैसा कमा लिया है, अब इन्होंने पैसा कहाँ भेजना है, इंडिया में भेजना है, अपने घर वालों को भेजना है। अभी फॉर्मल तरीके से फॉर्मल नेटवर्क से पैसा भेज नहीं सकते, क्योंकि अगर बैंक में जाएंगे तो वहां पे पकड़े जाएंगे कि इनका वीजा एक्सपायर हो गया है, ठीक है। तो अभी इन्होंने पैसा भी भेजना, तो कैसे भेजें? तो अभी क्या करते हैं, यूएसए के एक पर्सन के पास जाते हैं, उसका नाम है मिस्टर जॉन। तो ये पर्सन है, इसको हम बोलते हैं हवालादार। ये क्या है, वही का पर्सन है, ये पैसा सेंड कर सकता है, इस पर कोई रोक टोक नहीं है। तो ये क्या करता है, किसी इंडिया का कोई पर्सन है उसके साथ कनेक्ट करता है श्याम के साथ। तो ये क्या करता है, मिस्टर राम क्या करता है, इसको पैसा देता है, ये कहता है कि मेरा पैसा तो इंडिया में भेज दे, उसके बदले में जो जॉन है मिस्टर राम से कुछ सर्विस चार्ज करता है। तो क्या है, मिस्टर जॉन है हवालादार है, वो क्या है पैसा भेजता है इंडिया में किसी पर्सन को जिसका नाम श्याम है, तो ये क्या है इंडिया का हवालादार है। तो ये क्या करता है, आगे जो मिस्टर राम है उसकी फैमिली को डॉलर दे देता है। देखिए डायरेक्ट पैसा नहीं आया, बहुत बड़े नेटवर्क से पैसा है, इनडायरेक्टली पैसा आया, इसी ट्रांजेक्शन को कहते हैं हवाला ट्रांजेक्शन। अब देखिए इस केस में क्या होता है, जो मिस्टर जॉन है मिस्टर राम को एक कोड सेंड करता है, जो उन्होंने ट्रांजेक्शन किया है जॉन और श्याम के बीच में जो भी कोई ट्रांजेक्शन हुई है उसका एक कोड देता है। तो वो कोड क्या है, मिस्टर राम अपनी फैमिली को देता है। अब देखिए ये कोड क्या है, मिस्टर जॉन ने राम को भी दिया और मिस्टर जॉन ने श्याम को भी दे दिया। अब कोड क्या है, इंडिया में श्याम के पास भी आ गया और मिस्टर राम की फैमिली के पास भी आ गया। और फैमिली ने क्या है, श्याम से पैसा लेना है, वो पैसा कब लेगा, तो फैमिली क्या करेगी, इसको कोड दिखाएगी।
अगर ये कोड इस कोड से मैच हो जाता है तो मतलब क्या है, जो फैमिली है वो राम की फैमिली है, तो क्या है जो श्याम है उसकी फैमिली को पैसा दे देता है। तो ये क्या इनडायरेक्ट ट्रांजेक्शन है, इसी को हम बोलते हैं हवाला ट्रांजेक्शन। और जो जौहन है और श्याम है ये क्या है, हवालादार है। अब इसमें देखिए कि जो डॉलर है उसके रेट क्या है, फ्लक्चुएट होते रहते हैं। मान लो उसने $20,000 सेंड किए हैं राम ने, तो किस रेट पर, जो करंट रेट है उस पर पैसे मिलेंगे फैमिली को, जब किसी और रेट पर, वो जौहन की मेजरमेंट पर है, जौहन की मर्जी है, वो कोई भी रेट पर डॉलर को रुपीज में कन्वर्ट कर सकता है। और इसके बदले में वो क्या करता है, बहुत ज्यादा सर्विस चार्ज करता है, पैसे लेता है, वो जो एक्सचेंज रेट है उनसे भी प्रॉफिट कमाता है और अलग से भी नाम से प्रॉफिट चार्ज करता है। तो इस पूरे ट्रांजेक्शन को कहते हैं हवाला ट्रांजेक्शन। अब हम देखते हैं इसका मीनिंग वर्डिंग में। हवाला इज नथिंग बट एन इनफॉर्मल अनरेगुलेटेड मोड ऑफ ट्रांजेक्शन। ये क्या है, इनफॉर्मल, जो हवाला है उतनी है कि एक इनफॉर्मल, इनरेगुलेटेड यानी कि फॉर्मल नेटवर्क से पास नहीं होती है ट्रांजेक्शन, इनफॉर्मली जाती है। अनरेगुलेटेड, इसको कोई सेंट्रल बैंक या फिर कोई स्टॉक एक्सचेंज या रेगुलेट नहीं करता। मोड ऑफ ट्रांजेक्शन दैट यूजुअली occurs so as to smuggle foreign currency to and fro from your country। इसमें क्या है, फॉरेन करेंसी की स्मगलिंग होती है। फॉरेन करेंसी इंडिया, फॉरेन टू इंडिया आती है, इंडिया टू फॉरेन जाती है, ये क्या है, तो स्मगलिंग है। दिस वर्क्स एंड ऑपरेटेड क्वाइट सिमिलर लाइक ए बैंक, बैंक की तरह ही काम करता है, बट विदाउट एनी पेपर, और कोई पेपर वर्क नहीं होता, नहीं कोई क्वेश्चन होते, ना ही अकाउंटेबिलिटी होती है। यानी कि अगर मान लीजिए राम की फैमिली को पैसा नहीं मिला तो राम किसी को अकाउंट नहीं कर सकता, क्योंकि वो क्या है, ब्लैक मनी को सेंड कर रहा है, जो वो इनफॉर्मली पैसा सेंड कर रहा है। जो ये सारा ट्रांजेक्शन होती है वो बेस्ड होती है ट्रस्ट पर। जो राम है उसे क्या करना, मिस्टर जॉन पर ट्रस्ट करना पड़ेगा, मिस्टर जॉन को आगे मिस्टर श्याम पर ट्रस्ट करना पड़ेगा, तो भी वो पैसा क्या है फैमिली के पास जा सकेगा। हो सकता है मिस्टर जॉन क्या करे, उसको एक्सेप्ट ना करे कि उसने उसका पैसा नहीं लिया। तो ये सब अलग बातें हैं, लेकिन ये सारी क्या इनफॉर्मल वे ऑफ ट्रांजेक्शन है मनी को सेंड करने का। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू, गुड लक।